नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे द 7 एजेज को लेकर, द 7 एजेज ऑफ मैन को लेकर, जो लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इंग्लैंड के बहुत ही ख्याति प्राप्त कवि। 1554 के अंदर इनका जन्म हुआ था विलियम शेक्सपियर का, जो बार्ड ऑफ एवन भी कहलाते हैं। और 1616 के अंदर जो है इनका देहांत हो गया था। इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में जो है विलियम शेक्सपियर का नाम आता है। ड्रामेटिस्ट थे, पोइटिस्ट थे, मतलब सब प्रकार से वो जो है सर्वगुण संपन्न एक प्रकार से थे। और उनकी जो नाटक है वो किंग लियर को लेके बात कीजिए, चाहे एज यू लाइक इट को लेके बात कीजिए, चाहे मैकबेथ को लेके बात कीजिए, तो सारे जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इंग्लैंड के अंदर अगर सर्वोच्च रूप में किसी का नाम आता है तो वो विलियम शेक्सपियर का आता है, क्योंकि उनको बार्ड ऑफ एवन की संज्ञा दी गई। बार्ड का मतलब भाट या कथा संग्रह से होता है। तो विलियम शेक्सपियर जो 1554 से लेकर 1660 तक इनका जीवन काल रहा, और इसके अंदर ये द 7 एजेज ऑफ मैन एक प्रकार से मोनोलॉग है, एकालाप है। और ये जो लिया गया है ये उनके एक प्रसिद्ध एक नाटक है एज यू लाइक इट, उसमें से ये भाग जो है एक मोनोलॉग के रूप में उठाया गया है। और विलियम शेक्सपियर यहाँ पे एक व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाएं और व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति अपने निभाने वाले रोल के बारे में बताता है कि ये पूरा का पूरा संसार जो है वो एक रंगमंच के समान है, थिएटर के समान है। और व्यक्ति की एंट्री होती है, व्यक्ति का एग्जिट होता है। मतलब आप एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे और आप उस मंच को छोड़कर चले जाएंगे। तो मतलब पूरे जीवन काल के दौरान जो है यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जीवन काल जो है वो एक प्रकार से स्टेज पर शो करने के समान है। जिस प्रकार कलाकार आते हैं, स्टेज के ऊपर शो करते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और फिर मंच को छोड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार से जो है हम अपने जीवन में जन्म लेते हैं, अपनी भूमिकाओं को, अपने रोल को अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं, और अंत में जो है इस दुनिया को जो एक मंच के रूप में उसको हम छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये इसी बात को लेकर है कि व्यक्ति अपने जीवन में कौन कौन से रोल को प्ले करता है। शुरुआत में क्या रोल होते हैं, बाद में क्या रोल होते हैं, अंतिम अवस्था के अंदर क्या रोल होते हैं। पूरा का पूरा जीवन का घटनाक्रम जो है यहाँ पर एक मंच के रूप में समझाया गया है। और यहाँ पर 7 अवस्थाओं के बारे में विलियम शेक्सपियर ने वर्णन किया है इस मोनोलॉग के अंदर। जो नाटक का भाग है और उस नाटक का नाम है एज यू लाइक इट, उसके अंदर जो है विलियम शेक्सपियर आदमी की 7 अवस्थाओं के बारे में बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में 7 अवस्थाओं के रूप में रोल प्ले करता है। जैसे ही एंट्री होती है, एंट्री का मतलब जन्म लेने से है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसका रोल शुरू हो जाता है, और वो रोल जब तक चलता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। और उसी रोल की अवस्था में यहाँ उसने 7 एजेज ऑफ मैन, इसका मतलब ये हुआ कि आदमी की वो 7 अवस्थाएं, जो 7 अवस्थाओं के अंदर वो अपने जीवन में रोल प्ले करता है, अपनी भूमिकाओं को पूरा करता है, और फिर अंत में जो है इस मंच रूपी दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इस बात को लेकर इस पोएम के अंदर जो है विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है कि व्यक्ति के जीवन का क्या महत्व है, कौन कौन से अलग अलग रोल है, कौन कौन से अलग अलग भाग हैं जो उसको पूरे करने पड़ते हैं, उस भाग को निभाना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, क्लास 12th है, क्लास 12th की जो पोएम है द 7 एजेज ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, उसको लेकर अपन चर्चा करते हैं। तो स्टेंजा जो पहला भाग है उसके अंदर क्या बताया गया, देखो, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। स्टेज का मतलब होता है मंच। कवि यहाँ पहली लाइन में पूरा संबोधन क्लियर कर रहा है कि ये पूरा संसार जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो एक मंच है।
जिस मंच पर अभिनेता आते हैं, अपना रोल अदा करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, उसी प्रकार से ये पूरा संसार जो है वो व्यक्ति के लिए मंच के समान है कि व्यक्ति यहाँ जीवन में जन्म लेता है, अपना रोल निभाता है और रोल निभाने के बाद अंतिम में इस दुनिया रूपी मंच को छोड़कर चला जाता है। तो पहली लाइन ही इसके अंदर ये दी गई है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरा का पूरा संसार जो है वो एक मंच के समान है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, सभी औरतें और सभी आदमी, मेयरली का मतलब केवल और प्लेयर्स का मतलब होता है हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी। जैसे मंच के ऊपर हिस्सा लेने वाले जो भी खिलाड़ी होते हैं, जो भी रंगमंच करता होते हैं, वो आदमी और जो औरतें इस संसार के अंदर जितने भी हैं, मैन एंड वुमेन है, वो सारे उस मंच का हिस्सा हैं। उस मंच को अपना रोल प्ले करने के लिए वो आते हैं और रोल प्ले करने के बाद इस संसार रूपी मंच को छोड़कर चले जाते हैं। तो शुरुआत के 2 लाइन ये कवि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि पूरा का पूरा संसार जो है वो एक मंच के समान है और इस संसार में जितने भी मैन एंड वुमेन हैं वो केवल और केवल एक एक्टिंग के तौर पर आते हैं, इस जहाँ जन्म लेते हैं और एक्टिंग करने के बाद, अपना रोल को प्ले करने के बाद इस मंच को छोड़कर चले जाते हैं। लाइन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। ये तो अपन देख लिया, एंड ऑल द मैन एंड द वुमेन मेयरली प्लेयर्स। मेयरली का मतलब ओनली, केवल खिलाड़ी मात्र है, अपने रोल को अदा करते हैं, निकल जाते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स, एग्जिट्स का मतलब होता है निकास होना, निकलना। एंड देयर एंट्रेंसेज, एंट्रेंसेज का मतलब होता है प्रवेश करना। उनके अपने अपने प्रवेश हैं, अपने अपने एग्जिट्स हैं। मतलब जब समय होता है तब वो प्रवेश कर लेते हैं और जब समय उनका खत्म हो जाता है तो वो उस अवस्था को छोड़कर चले जाते हैं। एंड वन मैन, और एक आदमी, इन इस टाइम, अपने जीवन काल के दौरान, टाइम का मतलब यहाँ जीवन काल है कि पूरा जो व्यक्ति का जीवन काल होता है, जितनी वो उम्र जीवित रहता है, उस पूरे जीवन काल के दौरान प्लेज मैनी पार्ट्स, कई भागों में अपनी भूमिकाओं को निभाता है। प्लेज का निभाना, मैनी पार्ट्स का मतलब कई भागों में, मतलब कई प्रकार की भूमिकाओं को वो निभाता है। एंड वन मैन इन दिस टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, एक व्यक्ति एक भूमिका में नहीं रहता, उसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। जैसा कि कवि ने यहाँ पे 7 भूमिकाओं के बारे में वर्णन किया। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्थाएं होती है, वो उसके 7 अवस्थाओं की बात की उसने। तो यहाँ पर अलग अलग भाग वो 7 अवस्थाओं को लेकर है। हिज एक्ट बीन 7 एजेज, और उसके जो कार्य होते हैं, एक्ट का मतलब कार्य होते हैं, रोल जो होते हैं, वो 7 अवस्थाओं को लेकर होते हैं। तो पहला ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजे के अंदर जो है हमें विलियम शेक्सपियर, जो महानतम कवियों में है इंग्लैंड के, बार्ड ऑफ एवन कहलाते हैं, वो हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वो एक रंगमंच के अभिनेता की तरह होता है। जिस प्रकार से रंगमंच पर अभिनेता अपने अभिनय को निभाता है, पहले हो सकता है वो बचपन के रूप में निभाए, जवानी की अवस्था को लेकर निभाए, फिर बुढ़ापे के रोल में आए, जैसे जीवन में ही होता है, पहले बचपन की अवस्था का रोल निभाता है बच्चे के रूप में, फिर जवानी की अवस्था होती है, फिर बुढ़ापे की अवस्था का रोल होता है। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी जो है वो एक रंगमंच के अभिनेता की तरह है कि अभिनेता अपने रोल को निभाता है। उसी प्रकार से जो है हम अपने जीवन में अपने रोल को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक रोल खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू हो गया। इस प्रकार से कवि जो है यहाँ 7 एजेस की बात कर रहा है, 7 रोल्स की बात कर रहा है। ये तो था पहला। अब अपन बात करते हैं स्टेज नंबर 2। यहां से जो है पॉइंट एक के बारे में वर्णन करेगा कि शुरुआत के अंदर व्यक्ति के जीवन में कौन सा रोल होता है, उसके बाद कौन सा रोल होता है, उसके बाद कौन सा रोल होता है। तो यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं, एट फर्स्ट का मतलब होता है सबसे पहले। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है बेबी, शिशु। जब बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहली भूमिका
7 एजेज ऑफ द मैन की, उसमें पहली जो अवस्था वो है इन्फेंट की अवस्था, जब बच्चा जन्म लेता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले अवस्था बेबी की, जो 4-5 महीने का, 6 महीने का, साल भर का जो बच्चा होता है, बेबी इन्फेंट होता है, उसको बोलते हैं। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब क्राइंग, क्राइंग का मतलब जोर से रोना, चिल्लाना। एंड पकिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग, उल्टी करना। म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म्स, नर्स का मतलब यहाँ धाई माँ से, पालने पोसने वाले से, कि अपनी नर्स के हाथों में, अपनी धाई माँ के हाथों में वो चिल्लाता है, रोता है और उल्टियां भी करता है। ये उसकी पहली अवस्था का वर्णन है। शिशु की अवस्था का वर्णन है कि जब शिशु की अवस्था के अंदर वो होता है, तब जो है वो अपने नर्स के हाथों के अंदर, नर्स की गोद के अंदर जो है चिल्लाता है, रोता है, वॉमिटिंग करता है, पकिंग करता है, ये सब काम, जो क्योंकि वो एक अबोध होता है। इन्फेंट जो होता है अबोध होता है, उसको किसी प्रकार की जानकारी होती नहीं है। तो पहली अवस्था के बारे में यहाँ पे विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं कि पहली जो अवस्था होती है वो इन्फेंट की अवस्था को लेकर बात करते हैं। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग का मतलब यहां होता है कंप्लेनिंग से। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर एक शिकायत करते हुए स्कूल के विद्यार्थी के रूप में जीवन आता है कि भाई बच्चे हैं, कभी कभार जिद कर लेते हैं स्कूल नहीं जाने के लिए, छुट्टी रखने के लिए। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं कि पहले तो बेबी की अवस्था थी, उसके बाद अब अवस्था की बात हो रही है देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, के एक शिकायत करते हुए, बिना मन से स्कूल जाते हुए विद्यार्थी के रूप में, विथ इज सैचल बैग, स्कूल बैग, अपने स्कूल को बैग साथ में ले जाते हुए। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग का मतलब चमकदार, मॉर्निंग का मतलब सुबह का उभरता हुआ चेहरा, क्योंकि बच्चा है, अपने जीवन में सूर्य उदय के समान ही है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य का उदय होना उसकी बचपन की अवस्था को दिखाता है, सूर्य का अस्त होना उसकी लास्ट अवस्था को दिखाता है। उसी प्रकार से यहाँ जब बच्चा है, शाइनिंग मॉर्निंग फेस का मतलब हुआ कि बच्चा अभी उन्नत अवस्था के अंदर है, अभी वो उसको बहुत जीवन जीना है। जिस प्रकार से मॉर्निंग का सूर्य उदय होता है और वो पूरे समय तक रहता है, उसी प्रकार से बच्चे को भी यहाँ पर जो है वो मॉर्निंग फेस की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो अभी उभरता हुआ है, उससे अभी बहुत सारा जीवन जीना है, उसकी अभी शुरुआत है। जिस प्रकार सूर्योदय होता है, क्या दिन की शुरुआत होती है, उसी तरीके से उस बच्चे के जीवन की शुरुआत है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, धीरे धीरे चलना। मूविंग स्लोली, अपन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलना। सॉरी। लाइक स्नेल, स्नेल का मतलब होता है घोंगा, जो अपने धीमे चलने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है। घोंगा जो होता है, स्नेल जो होता है, वो बहुत ही धीमी चाल चलता है, वेरी स्लोली, स्लोली, धीरे धीरे चलता है। तो अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली का मतलब बिना इच्छा के, टू स्कूल का मतलब स्कूल जाने में। तो इस स्टेंज को लेकर वापस अपन बात करते हैं, जिसमें वापस से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पहली अवस्था जो है वो एक इन्फेंट के रूप में है, जब वो अपनी नर्स के हाथों के अंदर जो है वो क्राइंग करता है, वॉमिटिंग करता है। उसके बाद जो है वो एक बच्चे के रूप में आता है, कंप्लेनिंग के रूप में आता है कि भाई वो शिकायत करता है कि उसको जो है विद्यालय नहीं जाना आज, उसके साथ उसका एक स्कूल बैग भी है, और वो उसका चेहरा जो है वो जिस प्रकार से दिन की शुरुआत होती है उसी प्रकार से उसके जीवन की शुरुआत हो रही है। तो उसका चेहरा जो है वो शाइनिंग फेस को लेकर है, और उसके बाद में उसका जो चाल है, स्कूल जाने की जो गति है वो बहुत ही धीमी है। धीमी क्यों है?
क्योंकि उसकी अनविलिंगली टू स्कूल, वो घोंगे के समान धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, इसलिए वो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसको स्कूल जाने का मन नहीं है। तो ये 2 स्टेंजा जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा द 7 एजेज ऑफ मैन से लिए गए हैं, जो एक मोनोलॉग है, और ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो आपके ली गई है एज यू लाइक इट, जो विलियम शेक्सपियर का बहुत ही प्रसिद्ध ड्रामा है। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 2 स्टेंज को लेकर अपन ने चर्चा की थी, मीनिंग्स को लेकर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। स्टेंज का मतलब होता है मंच, मेरली का मतलब केवल से है, एग्जिट का मतलब बाहर निकालना, और एंट्रेंस का मतलब प्रवेश करना। मैनी पार्ट्स अलग अलग रोल होते हैं। एक्ट्स का मतलब कार्य करना होता है। इन्फेंट का मतलब शिशु, नवजात शिशु जो होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। बेबी जिसको अपन कहते हैं, म्यूलिंग का मतलब क्राइंग से है, और पकिंग का मतलब वॉमिटिंग से है। और नर्स का मतलब मालूम है आपको, धाइमा होती है जो पालन पोषण का काम करती है। और वाइनिंग का मतलब कंप्लेनिंग से है। सैचल का मतलब स्कूल बैग है, जो एक बच्चा अपने स्कूल जाते समय अपने साथ लेकर जाता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस का मतलब उभरता हुआ चेहरा। और क्रीपिंग का मतलब रेंगना होता है, मूविंग स्लोली। और स्नेल का मतलब एक ऐसा क्रिएचर जो बहुत ही धीरे चलता है, वॉकिंग वेरी स्लोली, उसको स्नेल बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं घोंगा। और अनविलिंगली का मतलब होता है बिना इच्छा के, दुखी मन से जाना, वो अनविलिंगली होता है। ठीक है, तो साथियों ये आप आपके पास बुक्स होगी, उसमें से आप उसको रीड करें, और जो चीज़ समझाई गई है उसको दोबारा से समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से जो है आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इस पोएम के अंतर्गत जो है वो नहीं आएगी। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर के अंदर, जब हम इसके अगले वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।